नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो इंदिरा हृदय के निधन के बाद कांग्रेस में नेता विपक्ष को चुनने को लेकर कवायद तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक नेता विपक्ष चुनने को लेकर कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने दिल्ली में उत्तराखंड के सीनियर नेताओं को बुलाया है। पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय फिलहाल दिल्ली में है, लेकिन कुछ और नेताओं का दिल्ली आना है और इसके बाद यह तय होगा कि कांग्रेस में विपक्ष का नेता कौन होगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं और तमाम लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली में यह तय होगा। और जो कांग्रेस के प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने इसलिए दिल्ली में एक सीनियर नेताओं की बैठक बुलाई है। पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता कांग्रेस जो किशोर उपाध्याय हैं, वो तो पहले से दिल्ली में है, लेकिन और कौन कौन लोग यहां पर आ सकते हैं वो देखने वाली बात होगी। तो कांग्रेस में लगातार कवायद विपक्ष के नेता चुनने की। बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, दो नेता तो पहले से दिल्ली पहुंच चुके हैं, मंथन चल रहा है कि विपक्ष का नेता कौन होगा। ऐसे में और कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो दिल्ली पहुंच सकते हैं और जो अपनी दावेदारी रख सकते हैं? बिल्कुल नीलू, जो खबरें हमारे पास है सूत्रों के हवाले से, तो आज अनौपचारिक तौर पर कई नेताओं से प्रभारी बातचीत कर सकते हैं और कल एक औपचारिक बैठक उन विधायकों के साथ जो सीनियर विधायक हैं या फिर जिनका नाम इस वक्त इस रेस में है कि नेता विपक्ष कौन होगा, जिसमें गोविंद सिंह कुंजवाल, करण माहरा, काजी निजामुद्दीन और ममता राकेश। काजी निजामुद्दीन, करण माहरा और ममता राकेश के बारे में बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं प्रीतम सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है और विधायक भी हैं, वो भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इस तरह की खबरें न्यूज 18 के पास हैं। नीलू, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10 विधायक अब है सदन में कांग्रेस के, उनमें कोई भी नेता फिलहाल ब्राह्मण नेता नहीं है। और उत्तराखंड की जो सियासत होती है वो कहीं ना कहीं गढ़वाल कुमाऊं के फैक्टर पे और ब्राह्मण ठाकुर के फैक्टर पे चलती है। ऐसे में अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है कांग्रेस के सामने, उन्हें यह तय करना है कि नेता विपक्ष कौन होगा, जिसमें करण माहरा का नाम फिलहाल सबसे आगे चल रहा है क्योंकि अल्मोड़ा से आते हैं, उपनेता रहे हैं, इंदिरा हृदय से सेकंड थे इस समय सदन में। इसके अलावा काजी निजामुद्दीन हरिद्वार से आते हैं, लेकिन यहां पर जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें या मुस्लिम वोट की बात करें तो इतना असर उत्तराखंड में नहीं है जिस वोट को कांग्रेस साधना चाहे। इसके अलावा ममता राकेश भी आती है, रिजर्व सीट से आती है। वहीं अब कौन नेता विपक्ष होगा, इस पर बहुत कुछ ये भी निर्भर करेगा कि फिर आप बैलेंस किस तरीके से, क्योंकि प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष है और प्रीतम सिंह जौनसार इलाके से आते हैं, गढ़वाल मंडल से माने जाएंगे और वो भी ठाकुर नेता यहां पर माने जाते हैं। तो ऐसे में इस कॉम्बिनेशन को कैसे फिट बनाया जाए। तो अब सवाल आ रहा है कि अगर हरीश रावत इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनते हैं तो फिर तीनों नेता जो होंगे वो ठाकुर नेता होंगे। तो ऐसे में किसी ब्राह्मण नेता को कैसे आगे लाया जाए, तो इस पे अब दो नाम इस वक्त चर्चाओं में चल रहे हैं, गढ़वाल से किशोर उपाध्याय और कुमाऊं से प्रकाश जोशी, कि इन दोनों के नाम पर चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं किसी पद पर, क्योंकि नेता विपक्ष के पद पर कोई ब्राह्मण नेता बन नहीं सकता, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कहीं ना कहीं किसी ब्राह्मण नेता को क्या फिट किया जा सकता है, इसको लेकर कांग्रेस में खासा गुत्थम गुत्था कहे या मंथन कहे। बिल्कुल दीपांकर, इस पर तो मंथन चल ही रहा है कि कौन होगा विपक्ष का नेता, लेकिन यह भी है कि अगर विपक्ष का नेता किसी को चुन भी लिया जाता है तो वो फिर पार्टी में किस तरह से अंदर खाने सबको ठीक ठाक रख पाएगा। क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे थे कि हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष में भी फिर बदलाव हो, तो क्या इसको लेकर भी विचार हो रहा है? बिल्कुल नीलू, नेता विपक्ष तय होने के बाद ये कहीं ना कहीं फिर बैलेंस देखना पड़ेगा पार्टी को कि अगर नेता विपक्ष करण माहरा होते हैं, तो अगर कुमाऊं से नेता विपक्ष होते हैं तो फिर गढ़वाल से प्रीतम सिंह है। ये समीकरण अभी तक का सबसे फिट समीकरण माना जा रहा है, जिसमें हरीश रावत इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हो सकते हैं। लेकिन फिर आप किसी ब्राह्मण नेता को या जो ब्राह्मण वोट उत्तराखंड का है उसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस कैसे देगी, जबकि बीजेपी इसी समीकरण पर चलती है कि अगर मुख्यमंत्री ठाकुर हैं तो प्रदेश अध्यक्ष इस समय ब्राह्मण है, तो इस समीकरण पर चलेगी। इसके अलावा अगर गोविंद सिंह कुंजवाल होते हैं तो फिर अगर वो कुमाऊं से आएंगे तो फिर यहां से गढ़वाल से कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा। यानी नेता विपक्ष के चुने जाने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर इस बात का विचार जरूर होगा कि प्रदेश अध्यक्ष पद के समीकरण को किस तरीके से साधा जाए। और इसी गठजोड़ को लेकर इस वक्त चर्चाएं चल रही है, लॉबिंग चल रही है, अलग अलग नेता अपनी अपनी लॉबिंग में लगे हुए हैं और कांग्रेस को क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है तो अब यह तय करना है कि नेता विपक्ष सही उम्मीदवार कौन होगा। बिल्कुल, 2022 में चुनाव है, इसलिए तमाम समीकरणों को ध्यान में रखकर ही विपक्ष का नेता चुना जाएगा। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रदेश बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर कल से रामनगर में शुरू होगा और इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। यहां पर शिविर ढिकुली स्थित एक रिसोर्ट में आयोजित होगा, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा,
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, सांसद और मोर्चा और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में कुल मिलाकर 40 से 45 लोग सम्मिलित होंगे, जिसमें सीएम के उपचुनाव के साथ ही प्रदेश में आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चिंतन होगा। इसके साथ ही बीते सालों में प्रदेश सरकार के काम की समीक्षा भी होगी और इस चिंतन में विपक्ष को लेकर भी चर्चा की जाएगी। चिंतन बैठक जो है 27 से प्रारंभ होकर 28-29 को इसका समापन होगा और ढिकली जो हमारा शेयर बिहार का होटल है उसमें इसे होना है। इसमें जो हमारे चिंतन होता है पिछले कार्यक्रम का और आगे कैसे करना, और मुख्य रूप से इस समय चुनाव का माहौल है 2022 और मुख्य रूप से कोविड का भी इसमें कैसे पार्टी ने पिछले कार्यक्रम किए हैं और आगे करेंगे, ये सब। उत्तराखंड बीजेपी की चिंतन बैठक रामनगर में ढिकुली स्थित एक रिजॉर्ट में होनी है। 27 से 29 जून के बीच ये बैठक यहाँ पर संपन्न होगी, जिसके लिए यहाँ पर तैयारियाँ आप देख सकते हैं पूरी की जा चुकी हैं। यहाँ पर सीट्स लगा दी गई हैं, टेबल और चेयर्स यहाँ पर लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 40 से 45 लोग उपस्थित होंगे, जिसमें राष्ट्रीय जो संगठन महामंत्री हैं BL संतोष के साथ ही प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी सांसद और इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश स्तरीय बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जहां आगामी उपचुनाव जो सीएम के लिए होना है उसको लेकर भी है और उसके साथ ही जो आम चुनाव प्रदेश में होना है उसको लेकर यहाँ चिंतन होगा। इसके साथ ही जो बीते समय में बीजेपी ने यहाँ काम किया है, बीजेपी सरकार ने 4.5 सालों में, 4.25 सालों में, उसको लेकर भी यहाँ पर जो है समीक्षा की जाएगी कि वो काम किस तरह का रहा। गोविंद पाटनी, न्यूज 18, रामनगर। और बीजेपी महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि कल से शुरू होने वाली उत्तराखंड की चिंतन बैठक में चुनावी तैयारियों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। इस चिंतन बैठक में कोर कमेटी और पार्टी के प्रमुख लोग भी शामिल होंगे और अलग अलग ग्रुप में नेताओं और मंत्रियों की बैठक होगी। दुष्यंत गौतम ने सीएम के कार्यकाल पर कहा कि इसे लेकर पार्टी की लीगल सेल विचार करेगी। वहीं कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर तंज कसते हुए कांग्रेस को परिवर्तन करना है तो फिर राहुल गांधी को परिवर्तित करे, जिनकी वजह से कांग्रेस खत्म होती जा रही है। ये हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड प्रभारी। 3 दिनों के अंदर सारे विषय राजनीतिक आने वाले और जो गए हैं, जो भी चुनावी दौर में चीजें होंगी उस पर सब पे मंथन किया जाए। सर, मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर एक तमाम सवाल उठ गया है। कई सारे लोग उनके उपचुनाव को लेकर, जिस तरह से चुनाव आयोग का नियम है, कह रहे हैं कि 6 महीने से पहले मुख्यमंत्री को कहीं से चुन के आना होता है, तो उसको लेकर एक सवाल लगातार बना हुआ है। उसको लेकर पार्टी क्या तैयारी कर रही है? ये कोई अभी विषय आया नहीं है। जब ये विषय आएगा तो हमारा लीगल सेल है वो पे चिंतन करेगा और उस पर विचार करेगा। सर, कांग्रेस जो है वो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है पूरे उत्तराखंड के अंदर, तो क्या आपको लगता है कि कुछ वो असर दिखा पाएगी? देखिए, कांग्रेस की कोई भी गतिविधि जनता और समाज के अंदर कोई भी भागीदारी नहीं करती है। आज 2 साल से वहाँ कोरोना चल रहा था, कभी इनको ध्यान नहीं आया है कि कोरोना से कैसे बचाया जाए जनता को। परिवर्तन करने के लिए ये आए, किस चीज़ का परिवर्तन चाहते हैं? राहुल गांधी को परिवर्तन कर लेना सबसे पहले तो। बैठक में कौन कौन लोग रहने वाले हैं और क्या क्या कार्यक्रम कुछ रहेगा? चिंतन बैठक में सभी प्रमुख लोग रहेंगे, सभी मंत्री रहेंगे, सभी मोर्चों के अध्यक्ष रहेंगे, जो प्रमुख लोग हैं अपने विभाग के प्रमुख हैं वो सभी लोग रहेंगे और सभी अलग अलग विषयों पर अलग अलग चिंतन होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। और उत्तराखंड में 2022 चुनाव से पहले दोनों पार्टियों में राजनीति तेज हो गई है। रविवार को कांग्रेस और बीजेपी भविष्य को लेकर चिंतन और मंथन करने वाली है। रामनगर में जहां पर 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी की चिंतन बैठक रविवार को शुरू होगी, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष शामिल होंगे और 3 दिन के चिंतन शिविर में बीजेपी के सीनियर नेता 2022 चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि रोड मैप के साथ पार्टी चुनाव में उतरेगी। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि रविवार को कांग्रेस नेता दिल्ली में यहां पर नेता विपक्ष का चुनाव भी करने वाले हैं, इस पर मंथन करने वाले हैं, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और कुछ विधायक भी शामिल हो सकते हैं। खबर है कि जल्द ही नेता विपक्ष का नाम फाइनल हो सकता है, जिसमें करण माहरा, गोविंद सिंह कुंजपाल, ममता राकेश का नाम शामिल है। हम चुनाव तक की पूरी रणनीति इसमें चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से हमें चुनाव में आगे बढ़ना है,
किस प्रकार से कार्यक्रम करने हैं, किस प्रकार से हमें बूथ तक के, पन्ना प्रमुख तक की हमें पूरी समिति बनानी है, किस प्रकार हमारे बूथ के सम्मेलन, पन्ना प्रमुख के सम्मेलन होंगे, किन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे, क्या क्या हमारे विषय होंगे। यानी कुल मिलाकर हम जो लगातार 3 दिन वहाँ रहने वाले हैं, एक एक बारीक से बारीक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मंडलों के बीच में सामंजस्य की बात हो, जातिगत सामंजस्य की बात हो, विधानसभा सीटों के बारे में, उसके बारे में सामंजस्य की बात हो, तो हम लोग जो हैं उसका कुछ न कुछ सौहार्दपूर्ण रास्ता निकालेंगे और 22 की चुनौतियों को इंदिरा जी की आत्मा के आशीर्वाद से सफलतापूर्वक उसका मुकाबला करेंगे। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर पटेल नगर में एसटीएफ का छापा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर के नाम पर ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 आरोपी बताए जा रहे हैं। 3 महीनों से यहां पर फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। आरोपियों में शामिल अमेरिकी बैंक का कर्मचारी है, जिसके पास से लैपटॉप, कंप्यूटर में ये भेजा करते थे वायरस, और वायरस हटाने के नाम पर ये ठगी किया करते थे। कस्टमर से ये करीब करीब $100 से $900 लिया करते थे वायरस हटाने के नाम पर। बातचीत करने के लिए सतेंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, ये पूरा मामला किस तरह से खुलकर सामने आया? नीलू, ये एक बड़ा एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं, क्योंकि एसटीएफ ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि फर्जी कॉल सेंटर चलाकर विदेशों में रह रहे जो लोग हैं उनके कंप्यूटरों पर वायरस के नाम पर उसको ठीक करने के नाम पैसे लेते थे। इसमें जो शिकायत एक मिली थी अमेरिका से, उस शिकायत के बाद एसटीएफ ने ये कार्रवाई की और इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में अमेरिका से भी कुछ लोग जुड़े हैं, जिन पे अब एसटीएफ आगे नजर रखेगी। जी दिनों, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतेंद्र, जानकारी देने के लिए। और हरिद्वार में राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे किसानों को प्रशासन ने रोक लिया। ये किसान 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान पिछले 1 महीने से बहादुराबाद टोल प्लाजा पर धरना दे रहे हैं और आज बहादुराबाद से देहरादून कूच करने का कार्यक्रम था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। किसानों ने प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने किसानों के समर्थन में धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 7 महीनों से किसान सड़कों पर है, सरकार उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। और राज्य में रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी का मामला, अब हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री से कैबिनेट बैठक का अनुरोध किया है और कहा है कि इन कर्मचारियों के वेतन भुगतान किया जाए। इसके लिए 28 जून को कैबिनेट बैठक करें और 29 जून को कैबिनेट के फैसले को कोर्ट में रखने का मुख्य सचिव को आदेश दिया गया है। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्यों ना रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी भुगतान तक सचिव वित्त और सचिव परिवहन की तनख्वाह भी रोक दी जाए। कोर्ट ने आगे की सैलरी देने का प्लान भी पूछा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और कर्मचारियों के जीवन यापन की परेशानी को देखते हुए ये निवेदन किया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे अतिशीघ्र जो है कैबिनेट बुलाकर इस मामले का निस्तारण करें। और लंटाना की झाड़ियां उत्तराखंड में खेती किसानी से लेकर वाइल्ड लाइफ के लिए इतना खतरनाक हो चुकी है कि अब सरकार इसके खात्मे को लेकर सबसे बड़ी धनराशि खर्च करने जा रही है। लौंटाना का कटीला पौधा और पत्तियां इतनी जहरीली होती हैं कि वो अपने नीचे किसी दूसरे प्लांट को उगने नहीं देते। इससे बड़े पैमाने पर कृषि लैंड बंजर हो रही है, तो राजाजी और कॉर्बेट जैसे वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया में भी लौंटाना की झाड़ियों ने बड़े पैमाने पर पैर पसार लिए हैं, जो अब जंगली जानवरों के लिए भी मुसीबत बन रहे हैं। इसके लिए वन विभाग ने अब 12,000 हेक्टेयर में लौंटाना के उन्मूलन का प्लान तैयार किया है। इस पर 40 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसका 90% हिस्सा राजाजी और कॉर्बेट पर खर्च होगा। लंटाना घास और जो उन्मूलन के लिए भी हमने ये पहली बार 12,000 हेक्टेयर में हम इस घास का उन्मूलन कर रहे हैं और इसके लिए हमने 40 करोड़ की धनराशि कैंपा के माध्यम से निश्चित की है, जो कि मैं सोचता हूँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बनने के बाद इसके उन्मूलन में सबसे बड़ी धनराशि हम खर्च कर रहे हैं। प्लान के तहत दोनों पार्कों से लौंटाना की झाड़ियों को उखाड़कर उनकी जगह घास की विशेष प्रजातियां रोपी जाएंगी।
इसके लिए घास की नर्सरियां तैयार की जा रही हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व में जानवरों के लिए पॉन्ड बनाने के साथ ही इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए लैंटाना उन्मूलन का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है और इसके लिए जहां जहां भी लैंटाना को रिमूव किया जाएगा वहां पर घास की नई पौध लगाई जाएगी ताकि लैंटाना फिर से वहां पर पैदा न हो सके, उग न सके। इसके लिए राजाजी में नर्सरियां तैयार की जा रही हैं। या आप देख सकते हैं कि ये 0.42 हेक्टेयर क्षेत्र में राजाजी की चिल्लावाली रेंज में घास की एक नर्सरी पैदा की गई है। इसमें विभिन्न प्रजाति के घास के पौधे हैं। इन पौधों को अब राजाजी के अन्य हिस्सों से लैंटाना को रिमूव करके वहां पर इन पौधों को रोपा जाएगा। लैंटाना के उन्मूलन के लिए बीते सालों में कई अभियान चलाए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। अब लैंटाना के बदले घासों का रोपण कितना सफल होता है, ये देखने वाली बात होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट।
देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जाति धर्म की सरकारों को मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। टिहरी जिले का सीमांत गांव अपनी जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है। लोगों का कहना है कि वो बीमार होने पर दवा की बजाय जड़ी बूटियों से ही इलाज करते हैं। एक रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से दुर्लभ जड़ी बूटियों से भरपूर टिहरी का ये गांगी गांव। टिहरी जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर भारत तिब्बत सीमा पर बसा गंगी गांव जड़ी बूटियों का खजाना माना जाता है। यहाँ के लोग इन्हीं जड़ी बूटियों के जरिए ही अपनी हर बीमारी का इलाज कर लेते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे कभी भी एलोपैथिक दवाइयां नहीं खाते हैं। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना के दौर में भी ग्रामीणों ने दुर्लभ जड़ी बूटियों से खुद को स्वस्थ किया है। हम लोग जैसे बुखार अभी जैसे कोरोना महामारी चल रही है तो हम लोग ये होम्योपैथिक दवाई नहीं खाते। ये जड़ी बूटी अपनी अतीस कूट और कुट की इसको पीस के इसको खाया, अपना वो बनाया, इसका चूर्ण बना के अपना पिया, बस सही एकदम बुखार। कि हमारे टिहरी जनपद के गंगी क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा विशेष स्थान है जहाँ पे कि विभिन्न प्रकार की औषधियाँ जड़ी बूटी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यहाँ रहने वाले लोग इन्हीं जड़ी बूटियों के माध्यम से अपना पूरा उपचार कर लेते हैं और इतनी दूरस्थ होने के बावजूद भी स्वस्थ बने रहते हैं। गंगी में अतीस, कूट कुटकी, चिरायता, छतवा, सिंगपर्णी जैसी दुर्लभ जड़ी बूटियां होती हैं जो बुखार, खांसी, पेट से संबंधित बीमारी, शुगर, लीवर से संबंधित बीमारियों में काफी फायदेमंद है। टिहरी जिले के सीमांत गांव गंगी में अभी हम मौजूद है। भारत तिब्बत सीमा से सटा हुए लास्ट गांव है गंगी, और यहाँ पर कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो और कहीं नहीं पाई जाती। यहाँ पर अतीस, कूट, कुटकी और आर्चा जैसी जड़ी बूटियां होती है जो बहुत दुर्लभ प्रजाति और जो और जगह नहीं पाती। और कैंसर से लेके लिवर हो गया या पेट दर्द, हर चीजों में, दवाइयों में ये यूज होती है। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि वो लोग दवाइयां नहीं खाते, एलोपैथिक दवाइयां यूज नहीं करते हैं। और कोरोना काल में भी वो लोग जैसे बुखार या कुछ उन्हें लक्षण आते थे या कुछ ऐसे दिक्कतें आती थी तो जड़ी बूटियों के सहारे ही अपने आप को ठीक कर लेते हैं, उन्हें दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सौरभ सिंह, न्यूज 18, गंगी, टिहरी। और नैनीताल का वजून हेल्थ सेंटर बुनियादी सुविधाओं के ना होने के चलते मरीजों की परेशानी यहां बढ़ गई है। इस अस्पताल का निर्माण 2011 में हुआ। हालांकि स्थानीय विधायक संजीव आर्य का दावा है कि जल्द ही व्यवस्था में सुधार कर लिया जाएगा। तो यहां पर